उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शोभा अपने पति रामेश्वर और अपनी 3 बेटियों विद्या, सोनम और नन्ही गुड़िया के साथ रहती थी। रामेश्वर सीधे साधे किसान थे। घर में पैसों की तंगी तो हमेशा रहती थी, लेकिन बेटियों की हंसी से पूरा आंगन चहकता रहता था। बड़ी बेटी बेटी विद्या पढ़ाई में बहुत तेज थी, मंझली बेटी सोनम बहुत समझदार थी और सबसे छोटी गुड़िया अभी सिर्फ 4 साल की थी। शोभा को लगता था कि उसकी दुनिया पूरी हो चुकी है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम रामेश्वर खेत में काम कर रहे थे कि अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। जब तक गांव के लोग उन्हें अस्पताल ले जाते, तब तक रामेश्वर इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। रामेश्वर के जाते ही शोभा के सिर से न सिर्फ पति का साया उठा, बल्कि उसके जीवन का उजाला ही गायब हो गया। 13वीं का दिन बीता और रिश्तेदारों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। रामेश्वर के भाई और गांव के कुछ लोग शोभा के घर आए। हमदर्दी जताने के बहाने उनके मन में लालच छुपा था। रामेश्वर के बड़े भाई ने कहा, शोभा, अब भाई तो रहे नहीं और तुम्हारी तो सिर्फ 3 बेटियां हैं। कोई बेटा भी नहीं है जो आगे चलकर खेती संभालेगा। ऐसा करो, ये ज़मीन हमारे नाम कर दो, हम तुम्हें थोड़ा बहुत राशन दे दिया करेंगे। वैसे भी 3 लड़कियों की शादी अकेले औरत कैसे करेगी। शोभा ने अपनी रोती हुई बच्चियों को देखा, फिर अपनी आंखों के आंसू पोंछकर खड़ी हो गई। उसने पूरी मजबूती से कहा, नहीं जेठ जी, ये ज़मीन मेरे पति की आखिरी निशानी है। इसी ज़मीन के सहारे मैं अपनी बेटियों को पालूंगी। मैं अपनी बेटियों को किसी पर बोझ नहीं बनने दूंगी। जेठ गुस्से में तमतमा उठा और बोला, देख लेंगे कितने दिन अकेली 3 लड़कियों को पालती है। भूखों मरेगी तब हमारे ही पैर पकड़ने आएगी। उस दिन के बाद से शोभा का एक नया रूप सामने आया। उसने रोना छोड़ दिया और अपनी बेटियों के भविष्य के लिए संघर्ष की राह चुन ली। लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। एक अकेली औरत का खेत में काम करना गांव के कुछ रूढ़िवादी लोगों को रास नहीं आ रहा था। कभी उसके खेत का पानी रोक दिया जाता, तो कभी उसकी बाड़ तोड़ दी जाती। लेकिन शोभा सुबह से शाम तक तपती धूप में कुदाल चलाती रही। खेत की मजदूरी से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसे सिर्फ 2 समय की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। बेटियों की स्कूल की फीस और किताबों के लिए शोभा ने एक और रास्ता निकाला। दिन भर खेत में हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद वो रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में दूसरों के कपड़े सिलने बैठ जाती। एक रात बड़ी बेटी विद्या की आँख खुल गई। उसने देखा कि थकावट के कारण माँ की आंखें बंद हो रही थीं और सिलाई करते करते सुई उसकी उंगली में चुभ गई थी। खून की बूंद साड़ी पर गिरी, लेकिन शोभा ने चुपचाप उसे पल्लू से दबाया और फिर से सिलाई करने लगी। विद्या रोती हुई अपनी माँ के गले लग गई और बोली, माँ, तुम सो जाओ, मत करो इतनी मेहनत। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। शोभा ने विद्या के आंसू पोंछे और उसे चूमते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, तुम तीनों मेरी ताकत हो। अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो ये बेरहम दुनिया तुम्हें भी मेरी तरह जीने नहीं देगी। तुम्हें पढ़ना होगा, बहुत बड़ा इंसान बनना होगा। मुझसे वादा कर, चाहे जो हो जाए, तुम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ोगी। समय बीतता गया और बेटियां बड़ी होने लगीं। विद्या 12वीं कक्षा में आ चुकी थी। सोनम 10वीं में थी और छोटी गुड़िया भी 6ठी क्लास में थी। बेटियां भी अपनी माँ के दर्द को समझती थीं। वो घर के काम में हाथ बटाती और बची हुई रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ती थीं। तभी एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। बेटियां रात को भूखे पेट सोने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन भूख के मारे सबसे छोटी गुड़िया रोने लगी। वो माँ से बोली, माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी सी रोटी दे दो ना माँ। शोभा का कलेजा फट गया। घर में ना पैसे थे ना अनाज। उसने अपनी पुरानी अलमारी की दराज टटोली। वहाँ एक छोटी सी डिबिया में उसके पति की दी हुई चांदी की एक आखिरी अंगूठी बची थी। शोभा ने बिना सोचे वो अंगूठी उठाई और रात के अंधेरे में ही साहूकार के पास पहुंच गई। साहूकार ने अंगूठी देखी और कुटिलता से हंसते हुए कहा, शोभा, इस अंगूठी के बदले ज़्यादा नहीं मिलेगा और वैसे भी 3 बेटियां पाल रही हो, कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी वाली की पढ़ाई छुड़वाओ और उसकी शादी कर दो। शोभा ने हाथ जोड़कर कहा, लाला जी, मुझे ज्ञान मत दीजिए, बस मेरी बच्चियों के लिए थोड़ा सा अनाज और विद्या की परीक्षा की फीस के पैसे दे दीजिए। मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी, आप देख लेना। शोभा के इस त्याग को उसकी बेटियों ने व्यर्थ नहीं जाने दिया।
विद्या ने दिन रात एक कर दिया। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो वो दूसरों की पुरानी किताबों से हाथ से लिखकर नोट्स बनाती थी। आखिरकार परीक्षा का परिणाम आने का दिन आया। गांव के सरकारी स्कूल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। गांव का डाकिया हांफते हुए शोभा के घर की तरफ भागा। उसने चिल्लाकर कहा, शोभा, ओ शोभा, कहाँ है तू? अरे दौड़ क्या, तेरी विद्या ने पूरे ज़िले में टॉप किया है। ज़िले के बड़े साहब ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए वजीफ़ा दिया है। ये सुनते ही शोभा के हाथों से पानी का घड़ा छूटकर गिर गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। विद्या दौड़कर आई और माँ के गले लग गई। पूरे गांव में सन्नाटा खिंच गया, खासकर उन लोगों के चेहरों पर जो कहते थे कि बेटियां बोझ होती हैं। ये तो बस शुरुआत थी। विद्या की सफलता ने छोटी बहनों का भी हौसला बढ़ा दिया। विद्या शहर चली गई और वहाँ प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में जुट गई। मंझली बेटी सोनम ने अध्यापिका बनने की ठानी और सबसे छोटी गुड़िया डॉक्टर बनने का सपना देखने लगी। विद्या ने ज़िले में टॉप तो कर लिया था और उसे आगे की पढ़ाई के लिए वजीफ़ा भी मिल गया था, लेकिन वो रकम सिर्फ कॉलेज की फ़ीस के लिए पूरी थी। शहर में रहने, खाने और सिविल सर्विसेज आईएएस की महंगी किताबें खरीदने के लिए अभी भी बहुत पैसों की ज़रूरत थी। जब विद्या का दाखिला शहर के एक बड़े कॉलेज में हो गया तो गांव के लोगों ने फिर से शोभा के कान भरने शुरू कर दिए। कोई कहता, जवान लड़की को अकेले शहर मत भेजो, ज़माना ख़राब है। तो कोई कहता, इतनी पढ़ाई करा के क्या करोगी, आखिर में संभालना तो चूल्हा चौका ही है। लेकिन शोभा ने किसी की नहीं सुनी। उसने विद्या का हाथ थामा, उसे बस स्टैंड पर छोड़ा और अपनी जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिए। शोभा ने कहा, विद्या, पीछे मुड़कर मत देखना। गांव और इस माँ की चिंता छोड़ दो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। शहर पहुंचकर विद्या के लिए एक नया संघर्ष शुरू हुआ। वो शहर के एक बेहद छोटे और सस्ते कमरे में अपनी सहेली के साथ बंटवारे शेयरिंग पर रहने लगी। कमरा इतना छोटा था कि वहाँ ढंग से धूप भी नहीं आती थी। विद्या के पास महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कॉलेज की लाइब्रेरी को ही अपना घर बना लिया। वो सुबह सबसे पहले लाइब्रेरी पहुंचती और रात को सबके बाद वहां से निकलती। इधर गांव में शोभा की कमर टूट रही थी। विद्या को हर महीने कुछ पैसे भेजने के लिए शोभा ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी थी। वो सुबह 4 बजे उठती, दूसरों के खेतों में कटाई करने जाती, दोपहर को अपने खेत संभालती और शाम से लेकर देर रात तक सिलाई मशीन चलाती थी। लगातार काम करने और ठीक से खाना न मिलने के कारण शोभा का शरीर कमज़ोर होने लगा था। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ रही थी, लेकिन वो अपनी बेटियों से ये बात छुपा कर रखती थी। मंझली बेटी सोनम अब बड़ी हो चुकी थी। उसने माँ की हालत देखकर गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि घर का खर्च कुछ निकल सके और छोटी बहन गुड़िया की स्कूल की पढ़ाई न रुके। शहर में विद्या को कई बार कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कभी कभी जब माँ समय पर पैसे नहीं भेज पाती तो विद्या दिन में सिर्फ एक बार पार्ले जी बिस्किट खाकर और पानी पीकर पूरी रात पढ़ाई करती थी। सर्दियों के दिनों में जब कड़ाके की ठंड पड़ती तो उसके पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पतला सा कंबल था। जब भी उसका हौसला डगमगाता, उसे अपनी माँ की सूजी हुई आंखें और खून से सनी उंगली याद आ जाती और वो फिर से किताबों में डूब जाती। कॉलेज ख़त्म होने के बाद विद्या ने आईएएस की परीक्षा, यूपीएससी का फॉर्म भरा। ये देश की सबसे कठिन परीक्षा थी। पहले ही प्रयास में विद्या ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली। पूरे गांव में खलबली मच गई, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। मुख्य परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा से ठीक 15 दिन पहले शोभा बीमार पड़ गई। उसे तेज़ बुखार था, लेकिन उसने सोनम और गुड़िया को सख्त हिदायत दी, विद्या को फ़ोन करके मत बताना। अगर उसे पता चला तो वो पढ़ाई छोड़कर गांव भाग आएगी। उसकी बरसों की तपस्या ख़राब हो जाएगी। शोभा बीमारी की हालत में भी लेट बैठकर सिलाई करती रही ताकि विद्या के दिल्ली जाने और इंटरव्यू के लिए एक जोड़ी अच्छे कपड़े सिलने के पैसे जुटा सके। उधर दिल्ली में इंटरव्यू के दिन विद्या बहुत घबराई हुई थी। उसके आसपास बड़े बड़े अमीर घरों के बच्चे थे जो अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे।
जब विद्या इंटरव्यू रूम में अंदर गई तो अधिकारियों ने उससे उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड के बारे में पूछा। एक अधिकारी ने पूछा, विद्या, तुम्हारे पास ना तो कोई बड़ी कोचिंग की गाइडेंस थी और ना ही कोई मजबूत पारिवारिक बैकग्राउंड। तुम्हारे पिता नहीं हैं, माँ एक मामूली दर्जी हैं। तुमने इस कठिन परीक्षा की तैयारी कैसे की? विद्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पूरी गरिमा के साथ जवाब दिया, सर, मेरी माँ भले ही पढ़ी लिखी नहीं है और एक दर्जी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अनुशासन और हार ना मानना सिखाया है। जब मुझे पढ़ने के लिए किताबों की ज़रूरत थी, उन्होंने अपनी आखिरी अंगूठी बेच दी। मेरी सबसे बड़ी कोचिंग मेरी माँ का वो त्याग है जिसने मुझे कभी सोने नहीं दिया। विद्या के सच्चे और आत्मविश्वास से भरे जवाब ने इंटरव्यू बोर्ड के दिलों को छू लिया। इंटरव्यू ख़त्म होने के कई हफ्तों बाद एक शाम यूपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित हुआ। विद्या कमरे में अकेली बैठी कंप्यूटर स्क्रीन को देख रही थी। जैसे ही उसने लिस्ट डाउनलोड की, उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं। उसने अपना रोल नंबर ढूंढा। उसका नाम लिस्ट में था, और सिर्फ नाम ही नहीं था, बल्कि उसने पूरे देश में 21वीं रैंक हासिल की थी। वो आईएएस बन चुकी थी। विद्या की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने कांपते हाथों से गांव के पोस्ट ऑफिस के नंबर पर फ़ोन किया। डाकिया दौड़कर शोभा के घर गया और फ़ोन शोभा के हाथ में थमाया। विद्या ने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, माँ, तुम्हारी बेटी कलेक्टर बन गई, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई माँ। शोभा फ़ोन हाथ में पकड़े वहीं घुटनों के बल बैठ गई और आसमान की तरफ देखकर रोने लगी। ये रोना दुख का नहीं, बल्कि बरसों के उस दर्द और संघर्ष की जीत का था जिसे उसने अकेले अपने दम पर झेला था। करीब 10 साल बीत गए। गांव का रंग रूप बदल चुका था, लेकिन शोभा का वो छोटा सा मिट्टी का घर आज भी वैसा ही था। एक सुबह गांव में अचानक बड़ी बड़ी गाड़ियां आईं और पुलिस के जवान तैनात हो गए। गांव के लोग हैरान परेशान होकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। गांव की चौपाल पर एक बहुत बड़ा मंच सजाया गया था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से विद्या उतरी, जो अब उसी ज़िले की कलेक्टर आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। उसके साथ उसकी बहन सोनम, जो अब एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, और सबसे छोटी बहन, जो अब डॉक्टर बन चुकी थी। गांव के जो जेठ और साहूकार कभी ताने मारते थे, आज वो हाथ जोड़कर सबसे आगे खड़े थे। विद्या मंच पर गई, लेकिन वो मुख्य कुर्सी पर नहीं बैठी। वो नीचे आई, अपनी माँ शोभा का हाथ पकड़ा, जिसका शरीर अब उम्र और कड़े संघर्ष के कारण थक चुका था, और उसे ले जाकर मंच की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। विद्या ने माइक हाथ में लिया और पूरी सभा के सामने कहा, आज लोग मुझे सलाम कर रहे हैं, मेरी सफलता की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, इस वर्दी और इस पद पर हूँ, वो मेरी वजह से नहीं है, वो इस महिला की वजह से है, मेरी माँ। जब इस समाज ने हमें बेसहारा छोड़ दिया था, जब हमारे पास खाने को दाने नहीं थे, तब इस माँ ने अपने खून को पसीना बनाकर हमें सींचा है। मेरी माँ कोई साधारण औरत नहीं है, मेरी माँ ही मेरा भगवान है। ये कहकर विद्या ने अपनी माँ के पैर छुए। शोभा ने अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लिया। शोभा के चेहरे पर अब संघर्ष की झुर्रियाँ तो थीं, लेकिन आँखों में एक माँ की जीत का वो गौरव था जिसकी चमक के आगे दुनिया की हर दौलत फीकी थी। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और शोभा का संघर्ष हमेशा के लिए अमर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।